वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सीएलसी से। आपका बायोकेम नो डाउट अच्छा चल रहा होगा। पेपर अच्छे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो चलो आज के पेपर का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। आपका ये जो पेपर है इसमें आपके जो डाउट रहे हैं वो दूर करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सी बातें हैं, जो डेटाबेस है उन पे भी बात करेंगे। जो लॉजिकल अप्रोच के क्वेश्चन है वो भी क्या है देखते हैं भाई। देखो, पहला स्टेटमेंट है आपके सामने। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ही, क्या कह रहा है? एलपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म यही होती। वाइल सीएनजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस। देखो सब बड़ी चालाकी से इस स्टेटमेंट में गलती करा ली। कंडेंस्ड नाइट्रोजन नहीं होता, कंडेंस्ड नेचुरल गैस होता है। तो नाइट्रोजन लिखने का मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो देखो आपको यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट में बताना है, तो आप कह सकते हो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया है भाई। यहाँ पे भी वो ये देखो नाइट्रोजन गैस दे रखा है, सीएनजी का फुल फॉर्म संघनित नाइट्रोजन गैस, तो ये नाइट्रोजन की वजह से गलत हुआ। एलएनजी इज कोल्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसकी फुल फॉर्म होती, तो ये अपन कहें तो करेक्ट हो गया। तो यहाँ देखो सब फर्स्ट इनकरेक्ट होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये नहीं। वन इज करेक्ट, नहीं वन तो करेक्ट नहीं है, टू इज करेक्ट। हाँ, स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है, वन इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो चला जाएगा इस क्वेश्चन का कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए सब इसके बाद। और ये जो क्वेश्चन है आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको ये मिलेगा। फर्स्ट पेज के ऊपर ये फुल फॉर्म दे रखी है, तो आप एनसीईआरटी देख के आए हैं। चलिए, कोल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल गैस कोल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। गलत स्टेटमेंट है बेटा। उसी फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी पे देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको वहां मिलेंगे। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन को भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं। तो बेटा जी स्टेटमेंट में एक्सचेंज किया हुआ, एक्चुअल में कोल गैस जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गेन की जाती है। जबकि अगर अपन बात करें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो उसके लिए जो डिस्टिलेशन यूज होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो दोनों में ये डिस्टिलेशन वर्ड जो था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, इनकरेक्ट हो गए। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो दोनों कहाँ पे इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ अपन कहें तो सेकेंड आंसर जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। 1 तथा 2 दोनों गलत है, तो सेकेंड आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मीथेन HCH बॉन्ड एंगल इज। मीथेन में अपन कहें तो ये मीथेन कंपाउंड है और एंगल की बात हो रही है इस एंगल की, इज 109 डिग्री, 10.2 डिग्री। तो बेटा जी यहाँ पे अपन कहें तो एक्चुअल में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर अपन कहें तो 60 मिनट की एक डिग्री कहें तो अप्रोक्स 30 मिनट हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ डिग्री के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब 109.5 डिग्री कहें, क्योंकि ये मिनट में नहीं कहा हुआ, तब तो करेक्ट होता। पर यहाँ पे एनसीईआरटी पे दिया हुआ, वहीं से अपन ने इसको थोड़ा सा कहें तो चेंज कर दिया। स्टेटमेंट इनकरेक्ट करने के लिए ये वैल्यू चेंज कर दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको यही देखना है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, इन मेथेन, इथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन हैज द हाईएस्ट एमपी। बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की टेबल देखेंगे तो टेबल में मेल्टिंग पॉइंट के कुछ डेटा है, उनके ये सारे स्टेटमेंट हैं। तो देखो साहब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन में कहें तो ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है, मतलब टॉपर कौन होता है तीनों में से, इथेन होता है। लेकिन ये किसको टॉपर बता रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट में बता रहा है प्रोपेन को। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर अमंग द आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। आइसोब्यूटेन का भी नहीं होता। वैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मास बढ़ने पे बीपी बढ़ेगा, तो इसका मतलब उस हिसाब से आप इसको करोगे तो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन में बेस्ट किसे बताओगे मेल्टिंग में, आइसोपेंटेन। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे, डेटा के अकॉर्डिंग है ये वाला क्वेश्चन भी, तो डेटा में देखोगे तो आइसोब्यूटेन बेस्ट होता है। तो आइसोब्यूटेन लोअर नहीं होगा, हायर होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
फिर इन नियोपेंटेन डेकेन आइकोसेन हैज द आइकोसेन हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नियोपेंटेन डेकेन आइकोसेन में सबसे कम गलनांक आइकोसेन का है। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, सबसे टॉप पे रहता है नियोपेंटेन। डेकेन और आइकोसेन में भी बेटर होता है डेकेन, तो आइकोसेन का बिल्कुल अपन कहें तो तीनों में मिनिमम होगा। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो कैसा हो गया, करेक्ट। तो देखो सब चारों स्टेटमेंट के बेस पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल फोर्थ वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे कैसा है, करेक्ट है। तो इसलिए आंसर अपन देंगे कौन सा, थर्ड दे देते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट देखें इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शुड बी चूजन एज ए रिएक्टेंट टू प्रिपेयर हेक्सेन 3-on बाय द हाइड्रेशन। बेटा जी अपना टारगेट है कि हम यहाँ रिएक्शन में फॉर्म करना चाहते हैं हेक्सेन 3-on। ये लो सब, ये हेक्सेन 3-on है और हेक्सेन 3-on का फॉर्मेशन करना है किससे, वाटर इंटरेक्शन से। हाइड्रेशन कहें तो वाटर से इंटरेक्ट करा के अपने को बनाना है। तो देखो सब वाटर से इंटरेक्शन कराएं और ये कंपाउंड बनाएं, तो बेटा जी अपने को ये ऑप्शन तो कट कर देना चाहिए, क्योंकि इन पे वाटर ऐड से अल्कोहल फॉर्म होगा। आइन जो होती है, आइन के ऊपर वाटर ऐड के बाद जो इनोल बनता है वो प्रोडक्ट बनाएगा कार्बोनिल। तो अब इन तीनों आइन में से चूज करना है आपको। तीनों आइन में से कहें तो सेकेंड आइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि MKR बॉन्ड ओपन भी करोगे तो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर OH लगाओगे और 2 डिग्री से बनाओगे तो फिर क्या बनेगा, हेक्सेन 2-on। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये आ नहीं पाएगा, अपने को तो 2-on नहीं चाहिए, 3-on चाहिए। यूं ही अपन यहाँ पे कहें बॉन्ड को लेफ्ट ओपन कर दो या राइट ओपन कर दो, कार्बन जो होगा वो कौन सा आएगा, थर्ड कार्बन। राइट से भी देखोगे तो थर्ड, और आपको थर्ड पे ही कार्बोनिल चाहिए। मतलब आपके पास ये मॉलिक्यूल अगर है 6 कार्बन का और यहाँ पे अपन कहें तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ओपनिंग के बाद ये बॉन्ड ओपनिंग करो, ये करो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी एक लोकेशन पे, यहाँ पे यू से एक लोकेशन पे H और दूसरी लोकेशन पे OH लगाएंगे तो क्या होगा, इनोल बनेगा। और उस इनोल को जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म, इनोल कीटो में कन्वर्ट होगी तो आपका डिजायर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आंसर जाएगा फर्स्ट। ये भी नहीं हो सकता 1 2 3 4 5, ये तो है ही 5 कार्बन का, तो इसलिए इसको भी कट कर दो, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा फर्स्ट। हाँ जी, मैच द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा जी आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 नेम गिवन है, मैचिंग करानी है। हालांकि फॉर्मूला जो है कंडेंस फॉर्म में दिए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है इसको थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करेंगे अपन। डिटेल में करोगे तो देखो ये होगा, ये CH3 थ्रायस C, एक कार्बन के ऊपर 4 मेथिल है, मैंने ये कार्बन लिया उसके ऊपर 4 मेथिल अटैच कर दिए। नेक्स्ट फिर एक कार्बन लिया CH2, फिर एक कार्बन और लेते हैं, उस कार्बन पे भी 3 CH3 हैं, ये लीजिए सब। तो यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे तो ये इसकी हो जाएगी लॉन्ग चेन पेंटेन कंपाउंड है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2244 टेट्रामिथाइल, देखो अब ऑप्शन में देखो 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन, यही वाला मॉलिक्यूल है। तो एक ही मैचिंग किससे हो रही है, 2 से। तो देखो सब ऐसा करने से आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल गया। मतलब यहाँ पे इन दोनों में से आना है, ये दोनों कट हो गए, ये तो आंसर नहीं होगा, पहले एक से ही हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट वाले पे जाएं, CH3 ट्वाइस। तो भाई एक कार्बन ले लो, ये वाला कार्बन ले रहा हूं मैं, इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल अटैच कर दिए, फिर उसी सेम कार्बन पे 2 इथाइल भी अटैच करो, ये लो सब, ये इथाइल भी अटैच करते। ऐसा किया तो ये यहाँ से जाके यूं से इसकी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो 5 कार्बन की पेंटेन, और पेंटेन में मैथिल कहाँ है, 3 चाहे यहाँ से आओ चाहे यहाँ से, 3 डाई मैथिल। तो देखो 3 डाई मैथिल पेंटेन और कोई नहीं है, ये रहा ऑप्शन आपके पास। तो इसका मतलब मैचिंग किससे होगी, बी की थर्ड से। तो बी की थर्ड से मैचिंग, अच्छा ये तो इन दोनों में सेम जा रही है, अभी तक ये चलेगा। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई एक मैच करते हैं, चलो डी कर लेते हैं। तो देखो CH3C, ये वाला ऑप्शन CH3C, CH3 ट्वाइस, ऊपर और नीचे एक एक मैथिल और लगा लो, और ये कार्बन, ये लो सब, ये था। और ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये तो प्रोपेन है और 2 डाई मैथिल है। तो देखो सब 2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये सब डी की मैचिंग किससे हो रही है, फर्स्ट से। तो डी की मैचिंग फर्स्ट से इसमें हो रही है, तो रिमेनिंग जो रह गया वो आपका ये था। तो इसका मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। तो थोड़ा सा इसको यूं भी कर सकते हैं, फर्स्ट कर लिया, फोर्थ कर लिया, रैंडम करोगे तो मैचिंग हो जाती है। हाँ है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
AR का क्वेश्चन है। AR में देखते हैं क्या कह रहा है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स टू रिमूव ग्रीस स्टेन। ये भी बेटा एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे, फिजिकल कैरेक्टर देखोगे हाइड्रोकार्बन एन के, तो उसमें आपको एज इट इज लाइन मिलेगी बिना किसी चेंज की। पेट्रोल और उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने आदि के लिए किया जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। पेट्रोल जो है वो भी कैसा है, नॉन पोलर एक मटेरियल है, और अपन कहें तो जो ग्रीस है वो भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर एल्कीन इज नॉन पोलर, हैंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बिल्कुल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो बोले तो जिस पेट्रोल प्रोडक्ट से, पेट्रोल से अगर आप उसको क्लीनिंग करना चाह रहे हो वो भी कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब सेम को सेम डिसॉल्व करता है। तो ग्रीस हटाने के लिए पेट्रोल अच्छा रहता है। तो बिल्कुल ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो भैया यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ एथीन मैच देयर वैल्यूज। बेटा जी आपके पास एथीन मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की बात है, तो उनको अपने को मैच करना है। देखो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ मैच करानी है। तो देखो अपन जानते हैं कार्बन कार्बन सेकेंड पीरियड के हैं, कार्बन एच में से एक फर्स्ट पीरियड का है। तो इसका मतलब स्मॉल वाली बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CH की। इस तरह से अगर आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखोगे तो आपके पास दो बॉन्ड लेंथ है, एक ये है एक ये है। स्मॉल वाली जो है वो किसकी होनी चाहिए, CH की। तो CH की बॉन्ड लेंथ अपन कहें तो ये रही, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर अपन कहें तो ये रही। तो इसका मतलब ए की मैचिंग किससे होगी, 4 से। तो ए की मैचिंग 4 से होना, 4 से होना, 4 से होना, 3 ऑप्शन में है। और बी की मैचिंग करानी है 2 से। तो बी की मैचिंग 2 से कराओगे तो ये लो साहब, ये दोनों ऑप्शन कट कर दो, 2 से मैचिंग सिर्फ इन दोनों में। अब आ जाइए बेटा बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अपने को लॉजिक ये लगाना है कि यहाँ आप देखते हो ये DBSB, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रोटेशन है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल की कंपैरिजन में θ2 के कंपैरिजन में क्या होगा, मोर। क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपल्शन बड़ा होगा। तो आपके पास दो एंगल वैल्यू थे, तो ये जो स्मॉल वैल्यू है, एक ये स्मॉल है, ये उसके कंपैरिजन में बिग है। तो ये बिग वैल्यू किसका होना चाहिए, θ1 का। तो देखो साहब बॉन्ड एंगल ऑफ HCH, मतलब इसकी बात कर रहा है, HCH इस एंगल की बात कर रहा है, और HCS की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो साहब HCH के लिए अपन कहें तो एंगल लेना था स्मॉल, तो ये ले लो फर्स्ट। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लोगे किससे, फर्स्ट से मैचिंग करोगे। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। जो दूसरा रह गया डी जो है, उसका वैल्यू क्या होगा, डी अपन कहें तो HCC, ये वाला बॉन्ड एंगल कहोगे HCC, तो वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, 121 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। हाँ जी बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच फॉर सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस ब्यूटुइन। बेटा सिस ब्यूटुइन कहें तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांस ब्यूटुइन कहें तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन कह रहे हैं ए और इसको कह रहे हैं अपन बी। तो देखो साहब यहाँ पे ये सारी मैचिंग, ये तीनों मैचिंग दे रखी हैं ए के लिए, ये मैचिंग दे रखी हैं बी के लिए। वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट। तो देखो अगर मैं डायपोल मूवमेंट से बात शुरू करूं तो देखो यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन डायपोल के लिए अपन क्या करेंगे, बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट ऐड करेंगे, उनका सम करके देखेंगे। तो इस बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट यहाँ जाएगा, इस बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन ये होगा हाई एन टू बोले तो लो ई एन टू हाई एन की डायरेक्शन। जबकि यहाँ पे अपन कहें तो वेक्टर डायरेक्शन ये रहेगा। दोनों वेक्टर अगर अपोजिट आएंगे तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और दोनों सेम साइड है, इसका मतलब म्यू क्या होगा, नॉट 0। तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट किसका फेवर करेगा, वैल्यू किसका मोर होगा, सिस का मोर होगा, ए का मोर होगा। तो देखो साहब यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक्स और वाई से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोर वैल्यू है एक्स। तो ए की मैचिंग मतलब ए जो है ब्यूटुइन का जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म के लिए क्या आना चाहिए, एक्स। तो ए के लिए एक्स आए, यहाँ देखो इसमें वाई आया, यहाँ एक्स आया, और अपोजिट वाई जो आया वो किसके लिए, बी के लिए। तो ये लो साहब, इसका मतलब दो ऑप्शन आप कट कर सकते हो। अगर डायपोल मूवमेंट भी अगर ठीक से मैच कर रहे हैं अपन तो थर्ड और फोर्थ में से आंसर जाएगा। चलिए अब उसके बाद आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट के लिए बोले तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, वंडर वाल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग भी करता है, पर मेल्टिंग में पैकिंग एफिशिएंसी मेन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो ट्रांस मॉलिक्यूल जो है पैकिंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है क्योंकि ये चेयर लाइक होता है, जबकि ये मॉलिक्यूल बाउल लाइक होता है। तो चेयर में चेयर अच्छी फिट होती है, ऐसी एक ट्रिक है, इससे आप मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हो। ट्रांस के लिए ज़्यादा फेवर करना चाहिए, तो इसका मतलब बी के लिए अपन कहें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। बी बोले तो ट्रांस के लिए, तो बी के लिए अगर अपन कहें तो इन दोनों में से देखो ए दे रहा है, बी के लिए ए बोले तो मोर। ये लो साहब थर्ड आंसर ही आपका श्योर हो गया, क्योंकि अगर अपन ए के लिए कहें यहां पे ऐसा कहा है तो लेस किसके लिए होगा, बी के लिए। तो यहां अपन कहें तो ये ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट मोर होगा, किसके लिए, ट्रांस वाले के लिए। तो बी के लिए अपन कहें तो ए कह रहे हैं, तो ये हो गया सब थर्ड के अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है। और देख लो सब, अब ये दोनों वैल्यू आपको किसके दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होना चाहिए, जिसका म्यू मोर है। म्यू मोर है इसका मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा है, तो सिस के फेवर में जाना चाहिए, तो सिस के फेवर में जाना चाहिए। इसका मतलब ये 2 की मैचिंग किससे होनी चाहिए, ए से। तो देखो सब यहाँ पे 2 की मैचिंग ए से करा रखी है क्या, बिल्कुल करा रखी है। तो यहाँ पे कराई हुई है कि 2 की ए से है, लेकिन यहाँ पे अपन कहें तो इस वाले में और फिर यहाँ भी सेम है, इसमें भी सेम है, वाई वाई सेम है, तो इनमें चेंज आ जाएगा सब। ये देखिए इसमें अपन जो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट मोर किसका होना चाहिए, ट्रांस का। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का होना चाहिए, तो इसका मतलब तो फोर्थ ऑप्शन जो है बस यहां से मिस्टेक है, ये वाला। यहां ये मेल्टिंग पॉइंट किसका अच्छा बता रहा है, बी का, मतलब लेस बता रहा है किसका, बी का। लेस नहीं बताना है, इसलिए आंसर अपन श्योर करेंगे थर्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड रिलेटेड कंडीशन। तो देखो साहब ये सारा आपको ये दिया हुआ है, आपको ये मिलेगा एल्केन चैप्टर में। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर आपने देखा हो तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की सारी सिचुएशन है। एल्केन लेकर के आप उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर रहे हो और एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो। 3 डिग्री H होता है तो आप उसको एल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या होगी उसके साथ भी मैच करना, मतलब कौन सा रिएजेंट आप यहाँ पे लोगे। तो देखो साहब अगर आपके पास एक एल्केन है, एल्केन को ऑक्सीडेशन में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें, एल्कोहल में। करने को कार्बोनिल में भी कर सकते हो, तो उसको अलग अलग ले लेते हैं। वह ए और 2 मैच करना चाहो तो देखो ए की मैचिंग 2 से 2 से 2 से, इसमें भी देखें तो ए की मैचिंग 2 से दे रखी है। तो एल्कोहल फॉर्म करना है तो उसके लिए रिएजेंट चूज करो, इनमें से कौन सा होगा, ये कंडीशन होगी। कॉपर 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब सी भी आना चाहिए, A2C। एक अपन कहें तो 2 से भी मैच करेगा, सी से भी मैच करेगा, तो A2 से एंड सी से। तो यहाँ पे ये भी 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ पे अभी अपना कट हो गया इधर ही मैचिंग में। अब देखो नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, O2 से रिएक्शन है, ए तो बी की मैचिंग करा रहे हैं। तो बी की मैचिंग देखो इसने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 4 और 3। तो 4 और 3 में से देखो आप इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं 1 डिग्री को आप अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो 3 डिग्री के लिए होता है। तो इसका मतलब 3 से ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें 3 पे, तो ये ऑप्शन भी आपको छोड़ना होगा, 4 से मैचिंग हो नहीं सकती, ये इस मैचिंग की वजह से। इनमें से बताना है 3 और ए, तो इनमें देखना ही नहीं है। 3A का मतलब ए कौन सा होगा, यही होता है मैग्नीज एसीटेट, जब आप एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अब आ जाइए एल्केन और O2 की रिएक्शन कराओ, तो क्या उसको आप इस एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, नहीं, उसको तो कार्बोनिल में कर सकते हो और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर सकते हो। तो देखो किसमें ठीक दे रखा है, सी की मैचिंग करानी है आपको फर्स्ट से, और फर्स्ट के साथ आपको करानी है बी से। सी की फर्स्ट बी, ये लो साहब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका थर्ड आंसर जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 कॉलम में से इंफॉर्मेशन लेकर के मैच करानी थी। तो यहां आपका ये जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड होगा। हाँ जी, नेक्स्ट भी आपके पास 4 स्टेटमेंट है। करना क्या है, करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। तो भैया ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। तो ऐसा लेंथी क्वेश्चन हो तो 7 स्टेटमेंट अच्छे से रीड करते हुए ट्रू फॉल्स मेंशन करते जाए, ताकि लास्ट में ऑप्शन चूज करने में अलग से एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। मीथेन इज गैस विच इज फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी पैलेस। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी ठीक से रीड करके आए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है। एनसीईआरटी में रीड करोगे तो स्टेटमेंट मिल जाएगा।
ट्रू होगा ये स्टेटमेंट। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज CH2 नोन एज मैथीन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज CH2 नोन एज मैथीन बट हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ। एल्कीन फैमिली में देखो, एल्कीन फैमिली में आपको ये स्टेटमेंट भी एज इट इज मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे अपन कहें तो फर्स्ट मेंबर CH2 को कहते हैं, लेकिन उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। फर्स्ट टेबल मेंबर नहीं होता, फर्स्ट मेंबर होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू है। एल्कीन आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक बोल रहा है। सिंस द फर्स्ट टेबल मेंबर एथिलीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद द क्लोरीन। तो देखो साहब यहाँ पे इसने एक चीज और मेंशन कर दी, फर्स्ट मेंबर कहा इन को, पर उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, ये भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, लेकिन उसका जो फर्स्ट टेबल मेंबर है वो बिल्कुल एथीन होता है और वो क्लोरीन से रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ओलिफिन कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये भी राइट है, ट्रू है। इन एथीन एंड एथेन बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। भाई एथेन में और एथीन में, एथीन एथेन दो मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर किसका बता रहा है, 348 और 397। तो इसका मतलब यहाँ पे एथीन के लिए अपन कहें तो कम है और एथेन के लिए मोर है। अगर आप ऐसा सोच रहे, जनरल देखने में स्टेटमेंट सही लग रहा है, पर बेटा जी गलत है। आप देखो बिल्कुल वो बात कर रहा है एथेन की और ओनली सिग्मा की। तो आप जानते हैं अगर इसकी लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है, इसकी 1.34 एंगस्ट्रम है, तो इसका सिग्मा भी ज्यादा बेटर है। किसका, एथीन मॉलिक्यूल का सिग्मा ज्यादा बेटर है एथीन मॉलिक्यूल के सिग्मा से। उसकी लेंथ कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो एथीन के लिए वो एनर्जी कम क्यों होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। एनसीईआरटी में देखोगे तो डेटा एनसीईआरटी के यूज किए हुए, एनसीईआरटी से सब स्टेटमेंट लिए हुए, कोई अलग से चेंज नहीं है। हाँ, अलग अलग दो इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो सब बाकी सब ट्रू है, एक लास्ट वाला फॉल्स है। तो देखो 1 2 आर ट्रू, 3 4 आर फॉल्स। नहीं, फॉल्स तो अपने पास एक ही है, तो 2 इज फॉल्स, तो 2 भी फॉल्स नहीं है। 4 इज फॉल्स, 1 2 3 आर ट्रू। तो ये लो साहब इसका आंसर मिल गया आपको, कौन सा होगा, थर्ड आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन प्रोपेगेशन स्टेप ऑफ मेथेन क्लोरीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट पॉसिबल। मेथेन के क्लोरीनीकरण में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देखो सब मेथेन की क्लोरीनेशन में, और वो भी प्रोपेगेशन स्टेप, तो बोले तो संचरण पद। तो आप जानते हैं मेथेन क्लोरीनेशन FSR रिएक्शन है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, प्रारंभन, संचरण, समापन होता है। तो संचरण अभिक्रिया प्रोपेगेशन रिएक्शन पूछ रहा है, तो देखो सब एल्केन और फ्री रेडिकल की रिएक्शन से इंटरमीडिएट बना, ये तो भाई पॉसिबल होती है। तो अपने को बताना है नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, नॉट पॉसिबल वाली बतानी है। हाँ, प्रोपेगेशन की रिएक्शन है। ऐसे अपन कहें जो फ्री रेडिकल बना है वो डायरेक्ट रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन भी होती है प्रोपेगेशन में, पर आंसर में नहीं लेना अपने को। फ्री रेडिकल अटैच होकर के इथेन बनाते हैं, ये तो एंडिंग स्टेप में आता है जहां फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं, तो बिल्कुल ये अपना आंसर है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोमेथीन Cl से रिएक्ट करके फ्री रेडिकल फिर से बने और HCl बने। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से देख रहे हैं तो आप प्रोपेगेशन में देखो, आप जानते हैं क्लोरीनेशन में पॉलीक्लोरीनेशन का भी एक प्रोसेस रहता है। बोले तो मीथेन के ऊपर जब तक चारों H रिमूव नहीं होते तब तक क्लोरीनेशन चलता है, तो प्रोपेगेशन में साइड रिएक्शन की फॉर्म में ये भी एक रिएक्शन चलती है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये अपने को यहाँ कहें तो रिएक्शन होगी प्रोपेगेशन में। नेक्स्ट, ये जो स्पीसी बनी, जैसे यहाँ पे ये जो इसमें फ्री रेडिकल बन गया और क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बना वो क्लोरीन से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट डाइक्लोरो बनाता है, तो ये वाली रिएक्शन भी प्रोपेगेशन में होगी, पर अपने को आंसर में नहीं लेनी, थर्ड है जो नहीं हो रही। तो बोले तो कौन सी, ओनली थर्ड, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, रॉन्ग स्टेटमेंट आर रेस्पेक्ट टू पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो भाई पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट के रेफरेंस में अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड बाय FR खराश एंड MS मेयो इन 1933 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो अगर अपन यहाँ पे कहें तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है भाई, जो ये खराश थे वो उनका नाम था MS खराश, और जो मेयो थे उनका नाम था FR मेयो। तो बोले तो इन दोनों में एक्सचेंज किया गया। अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करी हो तो दोनों के नाम के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो बोले तो MS खराश और FR मेयो,
ये था, तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आपको बताना है फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। नेक्स्ट, फॉलोइंग रिएक्शन आर द इनिशिएटिंग स्टेप। इनिशिएशन में अपन कहें तो एक पेरोक्साइड लेते हैं, पेरोक्साइड से स्पीसी बनी और ये स्पीसी जाकर के सीधा HBr से रिएक्शन करके Br फ्री रेडिकल बनाए, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए क्योंकि ये जो स्पीसी बनती है पहले यहाँ से एक CO2 रिलीज होता है, फिर फिनाइल रेडिकल जो है वो HBr का होमोलिसिस करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया। द बॉन्ड एनर्जी HCl इज मोर देन HBr, सो होमोलिसिस नॉट पॉसिबल एंड HCl डज नॉट शो खराश इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, HF, HCl, HBr, HI में से खराश इफेक्ट ओनली HBr शो करता है और HCl के नहीं शो करने का रीजन बिल्कुल करेक्ट है। HCl की बॉन्ड एनर्जी हाई है, इसलिए उसका प्रोपेगेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, तो ये ट्रू है भाई। बॉन्ड ऑफ HI इज वीक बट फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन विद ईच अदर एंड फॉर्म I2, बिल्कुल सही है। अगर HBr के बाद HI आ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब I फ्री रेडिकल तो इजीली गेन कर लेंगे, लेकिन I फ्री रेडिकल बल्कि होने की वजह से I कंबाइंड होकर I2 बनाता है, तो इसलिए HI भी खराश इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहले दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे अपने को बताना क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपके पास दो है, 1 और 2, तो 1 और 2 देखो किस में दिए हुए हैं, थर्ड ऑप्शन में दिए हुए, थर्ड जाएगा। हाँ जी, सब मैच कराना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके लिए अगर अपन कहें तो इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में, अगर आपने सबको अलग अलग देखा है, सब चैप्टर में अलग अलग है, वही इंफॉर्मेशन दे रखी है हमने। एल्केन के लिए कहें तो फर्स्ट 3 गैस, नेक्स्ट 14 लिक्विड, हायर 1 इज सॉलिड, C1 से C4 गैस, C5 से C17 लिक्विड, मोर देन 18 सॉलिड, तो ये बेटा जी मैच करता है 2 से। ये एल्केन या एल्केन फैमिली के लिए अपन कहें तो फिजिकल स्टेट का कॉलम ये है, तो एक ही मैचिंग आपको करानी है 2 से, तो ये लो साहब ये तो चक्कर ही नहीं है, सब में इक्वली कर रखी है, सही है। ईन में, आइन में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो ईन में देखो फर्स्ट 3 गैस, नेक्स्ट 14 लिक्विड, हायर 1 सॉलिड, ये ईन का है। आइन के लिए कहें फर्स्ट 3 गैस, ये सेम होता है, नेक्स्ट 8 लिक्विड। आइन में अपन कहें तो थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ 14 लिक्विड होते हैं या नेक्स्ट 8 जो है वो लिक्विड होंगे, तो ये मैचिंग बी की मैचिंग होगी किससे, फर्स्ट से, तो बी की मैचिंग फर्स्ट से कराओगे तो ये 2 ऑप्शन कट कर दो। इसके बाद सी की मैचिंग, आइन की मैचिंग करानी है आपको 4 से, तो सी की मैचिंग 4 से, तो इसलिए आपका आंसर चला जाएगा 2। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 2 रहेगा। तो भाई सारे क्वेश्चन एज इट इज अपन जितने भी क्वेश्चन अभी तक कर रहे हैं NCERT से लिए हुए हैं, NCERT आपने बढ़िया से रीड करी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी। नेक्स्ट वाले पेपर में और अच्छे से उसकी रीडिंग करें, आजकल के पेपर का ट्रेंड यही है, NCERT से चीजें पूछी जाती। चलिए सब, आपके पास आइन है और आइन का जो रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है उसको अपन कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या करेगा, ईन में कन्वर्ट करेगा और ईन में भी कौन सी ईन बना देगा, उसको सिस ईन बना देगा। सिस ईन बनने के बाद Br2 ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के Br आएगा। ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, सिस, और एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन। हालांकि स्टीरियो वाइज नहीं पूछ रहा, सिंपल पूछ रहा है, 4 कार्बन की चेन में सेंटर के 2 कार्बन पे ब्रोमिनेशन होना है। तो देखो सब कहाँ है, ये तो गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, 4th चला जाएगा। हाँ जी, मैच द फॉलोइंग। अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एंड पे जाए तो सबरी से पहले आपको कुछ मॉलिक्यूल के नेम मिलेंगे। ये मॉलिक्यूल इन जनरल इनकी नंबरिंग नेमिंग का ट्रेंड अपने ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक में नहीं है, पर ये 4-5 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनके बारे में नेम आपको याद कराने थे, क्या क्या है कर रखा होगा, और देख लो भाई। देखो साहब, ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो स्केलेटन है, 1 रिंग बेंजीन, 2 नेफ्थलीन, 3 एंथ्रासिन। एंथ्रासिन पे अगर अपन नंबरिंग पैटर्न थोड़ा समझें कि इसका नंबरिंग पैटर्न जो यूनिक नंबरिंग पैटर्न है वो कैसा सा होगा, वो ये है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ब्रिज हेड छोड़ते जाओ, ब्रिज हेड पे नंबर नहीं लगाना, बोले तो यू राइट से या लेफ्ट से शुरू करना है। ऐसा नंबरिंग पैटर्न अपन एंथ्रासिन के लिए यूज करते हैं, जैसा इसमें भी है, यहाँ पे भी है, इस वाले में भी है और इस वाले मॉलिक्यूल में भी। ये जो यूनिट है ये यूनिट एंथ्रासिन है, यहाँ पे भी ये वाली जो यूनिट है ये एंथ्रासिन है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो एंथ्रासिन के ऊपर ये जो बेंजीन रिंग है ये ऐड कहाँ है, 1 और 2 पे। तो नेम में देखो 1 2 बेंज, 1 2 बेंज पायरीन,
और एक यहाँ पे है 1,2 बेंज एंथ्रासिन। तो एक ही मैचिंग जो होगी वो किससे होगी, क्योंकि इतनी यूनिट ये जो मैंने बॉक्स में ले रखी है एंथ्रासिन 1,2 पे बेंज 1,2 बेंज एंथ्रासिन, तो एक ही मैचिंग करानी है 5 से। ये लो साहब, ये तो चक्कर ही नहीं, सब में 5 से करा रखी है। चलो उसके बाद अपन कहें इस जैसा यही वाला सेम, ये दो केस है, इसमें क्या है ई की मैचिंग कराएं अपने, तो ये 1 और 2 पे तो वही बेंज एंथ्रासिन जैसे वो था, उसके साथ साथ कहाँ है 5, 6 पे, तो 1, 2 और 5, 6 1, 2, 5, 6 डाई बेंज एंथ्रासिन। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कहें तो ये मैचिंग हो जाएगी ई की किससे 1 से, ई की देखो किससे होनी है 1 से। ये लो सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप दो को ही देखोगे तो। और उसके अलावा देख लो ये वाला भी बेंज एंथ्रासिन ही है, लेकिन इसमें क्या है मैथिल 1, 2 बेंज एंथ्रासिन के साथ 9 और 10 पे मैथिल है, तो देखो 9, 10 डाई मैथिल 1, 2 बेंज एंथ्रासिन। ये जो बेंज एंथ्रासिन है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस और इस लोकेशन में मैथिल अटैच हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नेम और चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैचिंग आएगी इसकी कहें तो डी की मैचिंग, डी मैच करेगा कौन से नेम से, 2 से, डी करेगा 2 से मैच। तो देखो सब डी 2 से कर रहा है क्या, ये लीजिए सब हो रहा है। बाकी दोनों नेम जो है ये और ये आपको सीधा ऐसे नंबरिंग पैटर्न इन तीनों में लग पाएगा, बाकी दोनों आपको याद ही करने वाले हैं और नंबरिंग पैटर्न इसमें स्पेशली कोई लगेगा नहीं। तो ये लो सब ये बेंचिंग भी हो गई, आपको ये हाइड्रोकार्बन बताने थे, ये भी कुछ नेम अपने एनसीईआरटी में दे रखे तैयार होने चाहिए आपके। चलिए साहब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया था। नेक्स्ट, बाय वुड्स रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म्स एन ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। वुड्स में अगर आप एन इथाइल ब्रोमाइड लोगे तो ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटीन क्यों बनेगी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो फॉल्स हो गया पहला स्टेटमेंट। इन द गिवन रिएक्शन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड विच अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, आप जब वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे ये जो फ्री रेडिकल स्पीसी बनती है इसमें अपन कहें तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन असमानुपातन अभिक्रिया होती ही है, जिसमें बोले तो यही स्पीसी एथेन में और यही स्पीसी एथीन में भी कन्वर्ट होती है। तो ये जो है ये कैसा हुआ, ट्रू है। तो बोले तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट 2 फॉल्स रहेगा, नहीं ये गलत हो गया, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। तो इसका मतलब आंसर जो जाएगा कौन सा रहेगा, सेकंड। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट का है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कहें तो ट्रू फॉल्स बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला। सल्फोनेशन अपन ऐसे कराते, बेंजीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड टू फॉर्म बेंजोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस बेस। भाई बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन से बिल्कुल बेंजोफिनोन बनता है, पर लेविस बेस में नहीं, लेविस एसिड में बनता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। यहाँ पे इस स्टेटमेंट इस पॉइंट की वजह से बेस को एसिड करते ही सही हो जाएगा। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस ClCl3 फॉर्म टोलुइन। देखो यहाँ पे गलती करा दी, बेंजीन और क्लोरोमेथेन की रिएक्शन से टोलुइन बनता है, लेकिन हाइड्रस नहीं, एनहाइड्रस, एक्वस मीडियम में नहीं, जलीय में नहीं बनता है। तो यहाँ पे अपन कहें तो जलीय AlCl3 रही, तो इसलिए ये वाला जलीय की वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज क्लोराइड आयन। तो भाई बेंजीन क्लोरीनेशन कराते हो तो क्लोरीनियम आयन, क्लोराइड थोड़ी होता है, क्लोराइड तो Cl- होता है, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद HBr, हाँ बिल्कुल एडिशन नहीं शो करता, इन पे होता है HBr का एडिशन, तो ये कैसा हुआ, करेक्ट। तो देखो साहब यहाँ आपने करेक्ट बताना था, तो करेक्ट आपके पास सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है और ई करेक्ट है। तो देखो ए एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी में अपन कहें तो नहीं है, तो इसलिए आंसर देंगे अपन कौन सा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर प्रोपीन रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 टू गिव MKR एडिशन। आप जानते हैं HCl में आप पेरोक्साइड डालो या नहीं डालो कोई इंपैक्ट नहीं आता, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो प्रोडक्ट MKR ही बनेगा, बॉन्ड ओपनिंग यूं ही जाएगी और 2 डिग्री पे ही अपन कहें तो Cl की एंट्री होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। दूसरा कहें H2O2 फॉर्म द फ्री रेडिकल, बिल्कुल ठीक बात है, H2O2 में अपन कहें तो फ्री रेडिकल बनते ही हैं, विच कॉज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ HBr। बेटा जी ये HBr के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए थोड़ी डाला जाता है, खराश इफेक्ट में इसका यूज क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ताकि इसका होमो कट होकर ब्रीफ Br फ्री रेडिकल बने। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। तो 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो कौन सा,
फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन ये है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन विद जिंक प्रोड्यूस साइक्लोप्रोपेन। बेटा जी अगर मैं इसको जिंक से रिएक्शन कराता हूं तो ये कट होकर के क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये तो। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक रिएक्शन इज एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड उल्मान रिएक्शन। उल्मान बेटा कॉपर में होती है, कॉपर में होती है और वो भी किसकी होती है, एरिल हैलाइड की। तो यहाँ पे अपन कहें तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स है। तो यहाँ देखो 1 इज ट्रू, नहीं 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो इसलिए यहाँ आंसर देंगे हम इसका कौन सा, फोर्थ। हाँ जी, अल्फा नाइट्रो एसिड, भाई यहाँ पे अपन कहें अल्फा नाइट्रो एसिड, तो यहाँ कोई आपके पास एसिड है जिसके अल्फा लोकेशन पे NO2 लगा हुआ है, और दूसरा बीटा कीटो एसिड, ये कोई एसिड है जिसके अल्फा नहीं बीटा लोकेशन पे अपन कहें तो कीटो है। कैन बी डी कार्बोक्सिलेटेड इजीली। आप जानते हैं डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम में जब कराओगे तो ये जब CO2 रिमूव करते हो तो इस नेक्स्ट लोकेशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे CO2 को रिमूव करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को CO से या नाइट्रो से रेजोनेंस करा दोगे तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डी कार्बोक्सिलेशन बिल्कुल ईजी होगा, ट्रू स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोकेटायन फॉर्म, ये लो साहब ये गड़बड़ कर दी, कार्बोकेटायन नहीं कार्बेनायन होता है एज ए इंटरमीडिएट। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, कार्बोकेटायन कहने की वजह से कैटायन नहीं बनेगा भाई। तो यहाँ पे कहें तो 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। तो फर्स्ट आंसर दे देते हैं इसका। हाँ जी, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब की बार बेटा आपको काउंटिंग करनी है कितने करेक्ट है, वही ट्रू फॉल्स लगाते जाओ, लास्ट में काउंट हो जाएगा। स्टाइरीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव 2 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। तो देखो भाई स्टाइरीन आप जानते हैं ये होती है स्टाइरीन। इस स्टाइरीन के ऊपर आप HBr की रिएक्शन कराओगे अगर तो H+ और Br- तो बॉन्ड ओपन होगा यूं मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां अपन कहें तो इस साइड इस कार्बन के ऊपर क्या ऐड होगा, H, और यहां क्या ऐड होगा, Br। तो ये जो मॉलिक्यूल बना क्या ये 2 ब्रोमो 2 फेनिल है क्या, बेटा इसकी नंबरिंग करोगे यहां से, ब्रोमो भी 1 पे है, फेनिल भी 1 पे है, इथेन है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ। बेंजिल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। बिल्कुल देखो बेंजिल फ्री रेडिकल होता है ये जिसके पास रेजोनेंस है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल होता है ये जिसके पास ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो बेंजिल बिल्कुल स्टेबल होता है, तो इसलिए अपन कहें तो ट्रू होगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम मैलेट फॉर्म एसिटलीन। तो भाई देखो मेलाइक एसिड जो है, फ्यूमेरिक एसिड जो है, उसमें से मेलाइक एसिड का पोटेशियम मैलेट ले लें अपन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो ये यहाँ से रिमूव हुआ, ये यहाँ से रिमूव हुआ, बाकी बोले तो क्या बनेगा, एथाइन बनेगा, एसिटिलीन। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू है। द एडिशन ऑफ HCl और 3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन गिव दिस। तो देखो सब 3,3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, ये लो सब 3,3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन ऐसा होगा क्योंकि 1 2 3 पे क्लोरो है और इस पर रिएक्शन करानी है HCl की। तो आप जानते हैं बॉन्ड की ओपनिंग ये करना ठीक नहीं रहेगा। वजह उसकी यहाँ अपन बोले तो जो कैटायन बनेगा उसके पास एक हाईएस्ट विड्रॉवर ग्रुप अटैच है, तो इसकी बजाय अपन बॉन्ड की ओपनिंग ये ना करके ये वाली ओपनिंग कर दें। ये ओपनिंग करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या जाएगा, Cl, और यहाँ पे Cl जाएगा। तो देखो सब यहाँ ये 3 कार्बन की चेन है और यहाँ एंड वाले कॉर्नर के ऊपर क्या है, Cl। तो ऐसा अपने क्यों कर रहे हैं, इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ अपन बोले तो ये जो प्रोडक्ट दिया है ये भी ट्रू दिया है, एक फॉल्स है। तो ओवरऑल आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो ट्रू जो है वही तो करेक्ट है। तो ओवरऑल 3 स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड आंसर। अब 3 के लिए कहीं 3 को टिक मत कर देना, स्टेटमेंट 3 सही है इसमें से, तो आंसर जाएगा 2। हाँ जी देखिए भाई क्या है, मैचिंग करानी है आपको एथेन, एथीन, एसिटिलीन और बेंजीन की मैचिंग करानी है उनके प्योर ऑर्बिटल से। तो देखो सब इथेन ये है, एथीन ये है, एसिटाइलिन ये है और बेंजीन अपन कहें तो बेंजीन आपके पास ये है। मैचिंग किसे करा रहे हो, प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर पी ऑर्बिटल आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में यूज क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग के लिए। तो इथेन में कोई पाई बॉन्डिंग है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोनों कार्बन का। प्योर ऑर्बिटल इसमें प्योर पी तो होगा नहीं,
तो इसका मतलब इथेन की मैचिंग किससे होगी, 0 प्योर, तो इसका मतलब ए की मैचिंग करानी है थर्ड से। ए की मैचिंग थर्ड से कराओगे तो ऑप्शन 2 ही रहे आपके पास। अब आ जाइए एथिलीन, इसमें अपन कहें तो एक पाई बना रहे हो, तो एक पाई बनाने के लिए दोनों कार्बन के पास क्या होना चाहिए, प्योर पी। वैसे भी अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो एक sp2 का मतलब 2 पी यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक पी क्या रहेगा, प्योर, तो इसका मतलब ओवरऑल कितने पी होंगे, 2 पी। तो यहाँ पे इसकी मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट से, बी की मैचिंग होगी फर्स्ट से। ये लो सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे एसिटिलीन में जाओगे 2 पाई के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ पे अपन कहें तो 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4, तो यहाँ पे ये मैचिंग हो जाएगी एसिटिलीन की किससे, 4। तो यहाँ सी की मैचिंग किससे होनी है, 4 से। और बेंजीन में आपको 6 पाई बनाने हैं तो ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट भी कितने की होगी, 6 की। 6 प्योर पी होंगे तभी 3 पाई बनेंगे। तो यहाँ पे अपन कहें तो इसकी मैचिंग 2 से, तो यहाँ पे सेकंड में चला जाएगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो इधर आपके पास रिएक्शन विद प्रोपीन, प्रोपीन से रिएक्शन करवानी है, रिएजेंट की प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताना है। अगर आप प्रोपीन पे, ये आपके पास प्रोपीन कंपाउंड है, डाइल्यूट KMnO4 की रिएक्शन कराते हो बेयर रिएजेंट की, तो आप जानते हैं यहाँ पे OH ऐड होगा। क्या कहोगे यहाँ पे, 1,2 डाइयोल कह सकते हो क्या, बाकी तो कोई नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। इसकी मैचिंग अपन करा दें 2 से, ए की मैचिंग 2 से कराए, ये लो सब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, आगे जोड़ती नहीं थी। बाकी KMnO4H+ लेते तो यहाँ से सीधा कट लगता, 2 मॉलिक्यूल बनते, ये तो CO2 वाटर बन जाता, ये एथेनोइक बनता। तो ये देखो एथेनोइक 3 से मैचिंग होगी, तो यहाँ पे आंसर 2 कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बेटा कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करोगे, बेंजीन बनेगा। और ये रिएक्शन आप जानते हो कौन सी है, फ्रिडल क्राफ्ट। तो यहाँ पे क्लोरो इस लेविस एसिड के साथ चला जाएगा, तो रीअरेंज होने के बाद ये 1 डिग्री कैटायन रीअरेंज होने के बाद 2 डिग्री बन के बेंजीन रिंग पे ESR करेगा, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक फेमस मॉलिक्यूल होता है जिसको आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हो, क्यूमीन भी कहते हो। अब ऑप्शन देख लो भाई, फर्स्ट में आपको बनाना था क्या, एथाइन या एसिटिलीन। बेंजीन गलत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गलत है, एसिटिलीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लो सब एक ही ऑप्शन है। एसिटिलीन के बाद बेंजीन बना लो, बेंजीन के बाद क्यूमीन बना लो, ये सीक्वेंस मैच कर गई। चलिए नेक्स्ट, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन ये है। क्लोरीनेशन कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो बेटा जी अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कराता हूँ तो क्लोरीनेशन रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी में आप जानते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ H जो उससे रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ कॉर्नर पे 12 हाइड्रोजन है वो सेम 1 डिग्री हैं, जबकि यहाँ पे जो अवेलेबल ये वाले 3 डिग्री H हैं ये बेस्ट है किसके लिए, Br के लिए। ब्रोमीन जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, क्लोरीन रिएक्टिव होता है, तो क्लोरीन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 1:3.8:5, जबकि ब्रोमिनेशन के लिए क्या आता है 180:1600, तो वो चूज करता है काफ़ी अच्छा। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अवेलेबल H है तो 3 डिग्री पे उसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट आती है, तो इस वजह से अपन कहें ब्रोमिनेशन के लिए क्लोरीनेशन जो होगा 1 डिग्री पे अच्छा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट अगर क्लोरीनेशन का कहते हो तो क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, Cl जाएगा 1 डिग्री पे। और ब्रोमिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट कहते हो तो वो कहाँ जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन पे, ये मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। अब उसको आपको बताना है कि वो A और B जो बने हैं वो कौन से हैं। ये जो मॉलिक्यूल बना ये क्या है 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2,3 डाईमेथिल, 1 क्लोरो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ओके। और यहाँ पे ये जो बना ये कौन सा है, ये वाला है, तो ये 2 ब्रोमो है, तो यहाँ पे इसने 1 ब्रोमो दिया तो गलत हो गया ये तो। फिर ये इसमें दे रहा है 2 क्लोरो, तो भाई प्रोडक्ट तो यहाँ पे कौन सा बनेगा 1 क्लोरो वाला। इसमें देखो 1 क्लोरो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये ऑप्शन भी ठीक आ गया। 2 ब्रोमो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, तो इसलिए ये 4th भी सही है, ये जाएगा इसका आंसर। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, बेंजीन ESR का क्वेश्चन है। बेंजीन पे अगर आपने CH3Cl की रिएक्शन कराई तो टोलुइन बनेगा, टोलुइन 2 ऑप्शन में काम करेंगे। टोलुइन को KMnO4 से रिएक्शन कराओगे, मतलब यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ है, बेंजिलिक H है, तो उसको अगर आप KMnO4 एसिडिक मीडियम से ऑक्सीडाइज करा रहे हो तो किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजोइक में, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक, ये लो सब क्वेश्चन हो गया। बेंजल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट कहें ये जो बेंजोइक यहाँ पे बना
इस बेंजोइक को आप रिएक्शन करा रहे हैं सोडा लाइम से, तो CO2 हटा दो और क्या बना दो, बेंजीन बना दो, तो यहाँ पे बेंजीन बनेगी। तो थर्ड आंसर आएगा इसका। हाँ जी, हाउ मेनी रिएक्शन प्रोवाइड क्यूमीन, फ्रेडल क्राफ्ट का क्वेश्चन है बेटा। फेमस रिएक्शन होती है, क्यूमीन बनाना है, क्यूमीन बोले तो ये वाला प्रोडक्ट बनाना। अब तो यहाँ पे तो सीधा सीधा है, इस Cl को हटाओ और आइसोप्रोपिल को बेंजीन पे ऐड कर दो, इससे क्यूमीन बनेगी। इस वाले में इस Cl को आप रिमूव करें, लेकिन फिर वो आइसोप्रोपाइल में कैसे कन्वर्ट हो, मतलब आपके पास ये कैटायन बन गया, ये तो रेजोनेंस करके 1 डिग्री रहेगा, तो पॉसिबल नहीं होगा इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है आइसोप्रोपाइल में, तो ये आंसर नहीं आएगा। इस वाले में कहें तो भाई ये बॉन्ड ओपन कर दो एसिडिक मीडियम में, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन के सीधा ऐड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा जी इस Cl का यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये यूज ही नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए कितने ऐसे, हाउ मेनी रिएक्शन प्रोवाइड क्यूमीन, कितनी रिएक्शन में क्यूमीन प्रोवाइड कराया, 2 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। हाँ जी, एन हेप्टेन को अगर आप वेनेडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाई प्रेशर टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है बेटा, एक्स की जगह जो बनने वाला प्रोडक्ट है बेंजीन पे एक ब्रांच रहेगी, टोलुइन बनेगा। तो भाई या तो ये या ये, बाकी दोनों तो गलत ऑप्शन है। कि MnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे तो इसका मतलब किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, तो यहाँ पे अपन कहें तो यही जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर आंसर ओके है इसका। हाँ जी, हाउ मेनी एल्कीन यील्ड 3 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए 3 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट अपॉन एडिशन ऑफ HBr की रिएक्शन से। तो बेटा इन के ऊपर आप HBr की रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड यहीं ओपन करोगे, 3 डिग्री कैटायन बनाओगे, और 3 डिग्री पे Br आ गया तो पेंटेन 3 पे ब्रोमो होगा, 3 पे मेथिल होगा, तो इससे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम यही सिचुएशन इसमें है, बॉन्ड राइट ओपन कर दो, 3 डिग्री कैटायन पे Br लगा दो, आपकी डिजायर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आप इस बॉन्ड को नीचे ओपन करोगे 3 डिग्री कैटायन के लिए, तो 3 पे ब्रोमो 3 पे मेथिल, इसमें भी पॉसिबल है। और यहाँ पे आप बॉन्ड ओपन करोगे लेफ्ट में, कैटायन बनेगा 2 डिग्री, लेकिन आप जानते हैं रीअरेंजमेंट भी होता है, तो यहाँ से अपन कहें तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये 3 डिग्री पे कन्वर्ट होगा और 3 डिग्री पे फिर Br आएगा, तो ये भी, तो चारों की चारों रिएक्शन है जो अपनी डिजायर कंप्लीट कर देंगी, तो इसलिए आंसर देंगे अपन कौन सा, सेकंड। हाँ जी, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट बताने हैं, टोटल अपने काउंट ही करना है कौन कौन सा करेक्ट है। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन गिव पोली एल्काइलेशन कंपाउंड। हाँ, एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की प्रॉब्लम होती है, जो इनकमिंग एल्काइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के लिए, वो उसके लिए एक्टिवेटर बन जाता है और न्यू ग्रुप को उसमें एंट्री, एल्काइल ग्रुप को एंट्री देता है ऑर्थो पैरा पे, तो पोली एल्काइलेशन होगा, बिल्कुल ट्रू है। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्लोरीनेशन एक रिएक्टिविटी की रिएक्शन है, रिएक्टिविटी में भी थोड़ा पीछे अपने मैकेनिज्म का क्वेश्चन किया था, तो पॉलीक्लोरीनेशन चलता है, मीथेन से क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, तो बिल्कुल मिक्सचर बनता है, ट्रू है ये भी। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, बेटा एन क्लोरीनेशन में कार्ब एनायन नहीं होता, फ्री रेडिकल होता है, तो ये फॉल्स हो गया, इंटरमीडिएट इसने गलत दिया, कार्ब एनायन नहीं होगा। 2 ब्यूटेनॉल ऑन हीटिंग विद H2SO4 गिव ओनली 1 ब्यूटीन, बेटा जी 2 ब्यूटीन को अगर आप H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो वैसे तो SHF प्रोडक्ट ब्यूटुइन बनेगा, पर ओनली 1 ब्यूटीन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ट्रू स्टेटमेंट बताने थे, करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो कितने थे, 2, तो इसलिए आंसर जाएगा कौन सा, 4th। चलिए नेक्स्ट देखिए साहब, मैचिंग करानी है, यहाँ रिएजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, Cl2 को लेविस एसिड से रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, Cl+, देखो कहाँ है ये, देखिए ये इंट्रैक्शन हो रही है, Cl+ बन रहा है, तो ए की मैचिंग बता दो 2 से, ए की मैचिंग बता दो 2 से 2 से 2 से 3 जगह है। HNO3 H2SO4 नाइट्राइटिंग मिक्सचर है, क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव, ये रहा फर्स्ट में दे रखा, तो बी की मैचिंग फर्स्ट से करानी है, इसका मतलब 2 ही ऑप्शन में काम करना है अब अपने को। फिर कहें हम इसके बाद ओलियम दे रखा है, ओलियम के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहें तो ये बनाएंगे या SO3 बनाएंगे, तो यहाँ पे अपन कहें तो भाई SO3H और H2SO4 और प्लस SO3 नहीं, ये वाला होगा, 4th होगा SO3, तो C की मैचिंग होगी किससे, 4 से, तो C की मैचिंग जाएगी 4 से, C अपन कहें तो 4 से होगा। ब्रोमिनेशन में Br+ बनता है, तो इसलिए ये जाएगा 5 से, तो ये आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, 2 चला जाएगा। हाँ जी, देखिए भाई क्या है,
आपको इथाइल बेंजीन की रिएक्शन करानी है क्लोरीन FeCl3 से, मतलब Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, रिंग पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव की बिहेव करता है। तो देखो पैरा पे क्लोरीनेशन करा रखा है, ऑर्थो पे करा रखा है, ये गलत है। यहाँ पे अपन कहें तो बेंजिलिक लोकेशन पे क्लोरीनेशन इसमें नहीं होगा, और ये भी पैरा पे, बाकी सब ठीक है, एक कट हो गया ऑप्शन। फिर इसके बाद देखें तो सब Cl2 सनलाइट, इसका मतलब बेंज लोकेशन पे FSR होगी। ये जो लोकेशन है, ये जो कार्बन और कार्बन है, इस कार्बन का ये H कट होकर के यहाँ क्लोरीनेशन होना है। तो देखो सब पहले वाले में एक क्लोरीन बेंजीन रिंग पे एंटर करा दिया, तो इसलिए पहले ऑप्शन को भी कट कर दो, बेंजीन पे नहीं एंटर करा सकते इस रिएजेंट में। फिर यहाँ देखें अपने, तो हाँ यहाँ पे ऑर्थो की बजाय वैसे क्या पैरा क्लोरीनेशन का ऑप्शन ज़्यादा होता है। ऑर्थो और पैरा में चूज करें तो पैरा अच्छा है, बाकी देख लेते हैं। ये क्लोरीनेशन तो ठीक है, दोनों में सही है। आगे बढ़ो, एल्कोहलिक KOH और हीट लेंगे तो क्या होगा। तो भाई यहाँ पे ये Cl इस नेबर HCl डिहाइड्रो एलोजिनेशन करेगा, C2H5 ग्रुप थोड़ी बनेगा, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस परफेक्ट है, फोर्थ जाएगा इसमें। द ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2-डाईमेथिल बेंजीन, ये है बेटा 1,2-डाईमेथिल बेंजीन, और इसका ओजोनोलाइसिस कराना है गिव्स। तो यहाँ पे अपन कहें तो भाई इससे क्या बनेगा, ये कट करें, ये कट करें, ये कट करें, 3 पीस इसके बनेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, डाईमेथिल ग्लाइओक्सेल, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो क्या होगा, ग्लाइओक्सेल, और ग्लाइकोजेल पे मेथिल होगा तो डाईमेथिल ग्लाइकोजेल। हालांकि ये एक स्पेशल केस होता है, आप जानते होंगे, ये 1,2-डाईमेथिल वाला जो केस है, ऑर्थोजाइलिन का जो केस है, इसमें अगर अपन बॉन्ड लोकेशन चेंज करें बेंजीन रिंग का, तो प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज आएगा। ये देखो यूं कट करोगे तो मेथिल ग्लाइकोजेल भी बनेगा, तो मेथिल ग्लाइकोजेल भी बनता है, ग्लाइकोजेल भी बनता है, डाईमेथिल ग्लाइकोजेल भी बनता है, पर एथिलीन ग्लाइकोल नहीं बनता। तो यहाँ पे अपन कहें तो क्या क्या बनेगा, 1,2,4 बनेगा। तो 1,2,4 ये लीजिए, सब थर्ड आंसर आएगा इसका। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन A डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन एंड यील्ड नॉर्मल हेक्सेन ऑन हाइड्रोजिनेशन। तो भाई यहाँ पे आपको देखना है A और B के बारे में, ये फिल करना है। ऑप्शन साथ साथ देख लेते हैं अपन। भाई कौन सा हाइड्रोकार्बन लें जो Br2 को डीकलराइज कर दे, हेक्स-2ईन, साइक्लोहेक्सीन, हेक्स-2ईन, हेक्स-1ईन। Br2 को तो सारे के सारे डीकलराइज करते हैं, सबके पास ईन है। एंड यील्ड नॉर्मल हेक्सेन ऑन हाइड्रोजिनेशन, तो हेक्स-2ईन को नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हो, पर साइक्लोहेक्सीन को नॉर्मल हेक्सेन में नहीं। तो ये ऑप्शन तो कट कर दो, बाकी तीनों रहने दो। नेक्स्ट कहें, एंड ऑन ऑक्सीडेशन विद B इट फॉर्म 2 डिफरेंट मोनोबेसिक एसिड ऑफ द टाइप RCOH, द कंपाउंड ASB। तो बेटा अब ये वाली कंडीशन है कि आप इस ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑन ऑक्सीडेशन विद B इट्स फॉर्म 2 डिफरेंट मोनोबेसिक एसिड। मतलब जो मॉलिक्यूल आपके पास है, एक तो आपके पास ऑप्शन है हेक्स-2ईन और एक आपके पास ऑप्शन है हेक्स-1ईन। हेक्स-1ईन ये दिया हुआ है, 1ईन और 2ईन। तो 1ईन 2ईन में अपन कहें तो सब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में दोनों दो मॉलिक्यूल, 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए, 2 डिफरेंट मोनो एसिड, दोनों एसिड बनने चाहिए, दोनों डिफरेंट टाइप के बनने चाहिए। तो बेटा इसको अगर आप कट करके एसिड बनाओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में, तो ये इधर वाला एरिया तो फॉर्मिक एसिड बन के CO2 वाटर बन के गायब हो जाएगा, तो एक ही टाइप का एसिड बनेगा। जबकि यहाँ अपन कहें तो ब्यूटेनोइक और एथेनोइक 2 बन जाएंगे। तो हेक्स-2ईन लेना मस्ट है, तो हेक्स-2ईन लोगे, 2ईन लोगे, 1ईन नहीं लोगे। अब 2ईन के साथ ऑक्सीडेशन किसका कराएं, ओजोनोलाइसिस में एसिड थोड़ी बनता है, तो आपको जो ऑक्सीडेशन कराना था वो किसका कराना था, KMnO4 का। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा कौन सा, थर्ड जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद AR का क्वेश्चन है, 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद HBr। ये बेटा जी 1 ब्यूटीन है, रिएक्शन करानी है HBr से इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड नहीं है भाई, प्रोड्यूस 1 ब्रोमोब्यूटीन। तो बेटा जी ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एब्सेंस वर्ड यूज किया, इससे खराश इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, तो फिर 1 ब्रोमो क्यों बनेगा, फिर तो 2 ब्रोमो बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो बेटा जी यहाँ पे अपन ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है। यहाँ अपन कहें तो रिएक्शन कौन सी होती है, अगर आप HBr पेरोक्साइड भी लेते तो क्या होती, फ्री रेडिकल एडिशन, और नहीं तो फ्री रेडिकल एडिशन ना होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी, तो दोनों फॉल्स है।
बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो थर्ड आंसर देना होगा। दोनों